लेट्स बिगिन। वी वर स्टडिंग कैथारसिस। ये पन्ना आप लोगों को भेज दिए थे हम। सर भेज दिए थे ना। देखिए, द टर्म कैथारसिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कैथारसिस मीनिंग परगेशन। परगेशन का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्धिकरण। परगेशन का शाब्दिक अर्थ है शुद्धिकरण। मन में बहुत सारी भावनाएं आ जाती है, उनका शुद्धिकरण। The term purgation was first used by the great Greek philosopher Aristotle. पहली बार इसका इस्तेमाल एरिस्टोटल ने किया था while defining the concept of tragedy. एरिस्टोटल ने अपनी किताब में ट्रेजेडी का कंसेप्ट दिया था और ट्रेजेडी के वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में उसने लिखा था कैथारसिस। एरिस्टोटल की किताब पोएटिक्स के नाम से जानी जाती है और जब भी आप आगे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे, ड्रामा पढ़ेंगे, तो बार बार इस किताब का जिक्र आएगा। इस किताब ने बातचीत किया था ट्रेजेडी के बारे में। कौन लड़ रहा है जी? अल्पना अंजलि कौन है? इसको डांट पड़ रही है। तो उसने अपने ट्रेजेडी में कंसेप्ट दिया था कि ट्रेजेडी हीरो कैसा होता है, कैथारसिस क्या बला है, कितने एक्ट्स में प्लेस होने चाहिए, हमर्शिया क्या है। तो ये सारे जो ट्रेजेडी के एलिमेंट्स हैं, इस बारे में उसने चर्चा की थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ, इट हैज बिकम अ मच डिबेटेड टर्म। इस शब्द पर काफी चर्चा हुई। कुछ लोग इससे एग्री कर रहे हैं, कुछ लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग नए टर्म सुझा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें डेवलप हुई। अ नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशंस आर स्टिल इनकंक्लूसिव। बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए जिनका कोई आज भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, बात जमती नहीं है, एंड फेल टू एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स। और ये स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली कैथारसिस का मतलब क्या है। लेकिन फिर भी देखते हैं, हम लोग आगे ट्राई करते हैं। जब एरिस्टोटल नहीं बतला सका और बाद के इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स नहीं बतला सके, तो फिर भी देखते हैं किसको करते हैं। बट इन सिंपल वर्ड्स, सरल शब्दों में, इट मीन्स द सेंस ऑफ रिलीज फ्रॉम टेंशन एंड पावरफुल डिस्टर्बिंग इमोशंस सच एज पिटी, सैडनेस एंड फियर। जब भी कभी आपके मन में किसी घटना को लेकर के मन में पिटी, करुणा, सैडनेस, उदासी, फियर, भय का भाव पैदा होता है और ये पिटी, सैडनेस और फियर रिलीज हो जाता है, तो फिर उस रिलीज को बोलते हैं परगेशन। कल्पना कीजिए कि आपको कोई बेहद दुखद समाचार मिला, आप सदमे में हैं पिछले 2-3 घंटे से, और जैसे ही आपकी मम्मी या पापा आए, आप लिपट करके उनसे रो पड़े और फिर आपका मन हल्का हो गया। योर सेंस ऑफ पिटी, सैडनेस और फियर हैज बीन रिलीज्ड विथ योर टीयर्स। तो आपके आंसुओं के साथ ये दुख का भाव रिलीज हो गया। तो इस रिलीज को, रिलीज फ्रॉम टेंशन एंड पावरफुल एंड डिस्टर्बिंग इमोशंस, तो इस रिलीज को बोलते हैं कैथारसिस।
ईश्वर न करे कि आपका रिजल्ट खराब हो, लेकिन खराब तो हो गया। आपकी तमाम मेहनत के बावजूद रिजल्ट आपका खराब हो गया। आप लॉस में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या न करें, और आपका दोस्त वहां पर पहुंचता है। आप दोस्त के गले मिल करके रोइए कि मैंने तो पूरी मेहनत की थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। दिस वीपिंग इज परगेशन, इसी को परगेशन बोलते हैं। एक बॉल है, 4 रन बनाना है, टेंशन में है कि इंडिया मैच जीतेगा नहीं जीतेगा, जीतेगा नहीं जीतेगा, और महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरी बॉल पर छक्का मार दिया। आप जो जोर से चिल्लाए और उछल पड़े अपने सीट पर, दिस इज परगेशन। इसको बोलते हैं परगेशन ऑफ इमोशन। आप घर में अकेले हैं और आपको लग रहा है कि भूत आ गया है, खड़खुड़ खड़खुड़ कुछ हो रहा है, लाइट चली जाती है, आपका भय और बढ़ जाता है, तो आप बेहद तनाव में हैं। फिर अचानक लाइट आती है और आप देखते हैं कि चूहा खटखुट खटखुट कर रहा है और आप रिलीव्ड होते हैं, आपका टेंशन रिलीज होता है। दिस इज द सेंस ऑफ परगेशन। तो परगेशन हो जाने से क्या होता है? इट लीड्स टू इंटरनल रिन्यूअल। हमारा मन फिर से फ्रेश हो जाता है, रिस्टोरेशन, मन में खुशी के भाव इत्यादि वापस आ जाते हैं। इन दिस वे इट हैज अ थेरेप्टिक इफेक्ट। इस प्रकार से परगेशन जो एक भाव है, उसका हमारे ऊपर चिकित्सीय प्रभाव पड़ता है। हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारा टेंशन, ये मन से दूर हो जाता है। फिल्मों में देखते होंगे आप कि विलेन हीरो को परेशान कर रहा है और हीरो अब मरा अब मरा अब मरा, आपको लग रहा है कि कहीं हीरो मर नहीं जाए। अचानक कोई गोली चलाता है और पीछे से विलेन को मार देता है और आप तनाव मुक्त हो जाते हैं कि चलो ठीक हुआ। दिस इज कॉल्ड परगेशन। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कैथारसिस, परगेशन या कैथारसिस दोनों एक ही चीज है। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ catharsis in tragedy, a good example of catharsis in tragedy can be seen in Shakespeare's Othello. शेक्सपियर ने एक प्रसिद्ध ट्रेजेडी लिखा था, ओथेलो। इसमें कैथारसिस का या परगेशन का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। ओथेलो एक हबशी है, काला अफ्रीका का निवासी है, देखने में कुरूप, लेकिन यह एक महान सेनापति है और इसकी बहादुरी से प्रभावित होकर के एक बेहद खूबसूरत अंग्रेज लड़की, इंग्लैंड की रहने वाली, लंदन की रहने वाली लड़की डेस्टिमोना ओथेलो से प्रेम करने लगती है। डेस्टिमोना का पिता नहीं चाहता है कि डेस्टिमोना ओथेलो से शादी करे, लेकिन डेस्टिमोना अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध ओथेलो से शादी कर लेती है और दोनों बड़े ही खुश हैं। ओथेलो की यह खुशी इयागो नाम के एक दुष्ट से नहीं देखी जा रही है। इयागो ने एक षड्यंत्र रचा और ओथेलो को यह समाचार दे दिया कि तुम्हारी पत्नी डेस्टिमोना का चक्कर कैसियो नाम के एक युवक से चल रहा है। इस समाचार को सुनकर के ओथेलो बेहद दुखी हुआ अपनी पत्नी की बेवफाई पर। He decided to kill her. ओथेलो ने तय किया कि वह अपनी पत्नी की हत्या कर देगा। वह अपनी पत्नी के कमरे में जाता है। She was sleeping. डेस्टिमोना सो रही थी। He awoke her. उसने डेस्टिमोना को जगाया
asked her to make her last prayer, to pray for the last time. उसने अपनी पत्नी डेस्टिमोना को कहा कि आखिरी बार ईश्वर से प्रार्थना कर लो, because I am going to kill you. मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। डेस्टिमोना ने कुछ भी विरोध नहीं किया अपने पति का। डेस्टिमोना को लगा कि अगर उसकी पति की इच्छा यही है तो फिर ऐसा ही होगा। डेस्टिमोना ने प्रार्थना किया, ओथेलो ने अपनी पत्नी का गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। जिस समय डेस्टिमोना की हत्या हो रही थी उस समय सारे दर्शक जान रहे थे कि डेस्टिमोना निर्दोष है, और सारे दर्शक इस बात को लेकर के दुखी हुए। लेकिन बाद में जब दुष्ट इयागो की भी हत्या हो जाती है तब जाकर के हमारा कैथारसिस होता है, परगेशन होता है, तब हमें सुकून मिलता है। A good example of catharsis in tragedy can be seen in Shakespeare's Othello में देखा जा सकता है। When the protagonist commits a suicide, डेस्टिमोना की हत्या करने के बाद ओथेलो भी आत्महत्या कर लेता है अपराध बोध से कि मैंने अपनी प्यारी पत्नी को मार दिया। After realizing his mistake of killing his innocent wife, Desdemona, कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को मार दिया, at the provocation of Iago the villain, Iago के उकसावे पर मैंने मार दिया। डेस्टिमोना मर गई, ओथेलो मर गया, और बाद में Iago भी मारा गया। और जब Iago मरा तब जाकर के मन हमारा शांत हुआ। The audience also experiences the cathartic effect and pledges not to believe the stories of a friend blindly. और इसके बाद ऑडियंस के मन में एक भाव आता है कि दोस्त के बोलने पर 100% यकीन नहीं करना है। तो this is crisis. क्लाइमेक्स शब्द शायद हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े। तो दोबारा रिपीट करने का देयर इज नो पॉइंट। क्लाइमेक्स दोबारा रिपीट करने का आई डोंट सी एनी पॉइंट। तो उसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉमिक रिलीफ देखिए, किसको बोलते हैं कॉमिक रिलीफ? डायग्राम के बाद फिर शुरू हो रहा है कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ और कॉमिक एपिसोड्स, या कभी कभी इसको इंटरल्यूड्स भी बोलते हैं, आर जनरली यूज्ड इन ट्रेजेडी। आमतौर पर इसका इस्तेमाल ट्रेजेडी में किया जाता है। घर में मान लिया कि कोई दुखद घटना घट गई, किसी की मृत्यु हो गई, ईश्वर न करे आपके घर में ऐसा कभी कुछ हो, 13 दिनों तक श्राद्ध चलता है, शोक का माहौल है। लेकिन यह शोक का माहौल थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है अगर कोई हंसी मजाक की बात हो जाती है। तो पूरे 13 दिन के टेंशन में ये छोटी मोटी हंसी की बात आपको क्या प्रोवाइड कराता है? कॉमिक रिलीफ। भूतहा पिक्चर देखिएगा, हॉरर मूवीज देखिएगा, पूरे फिल्म में यू विल फील टेंशन बट देयर विल बी सम कॉमिक एलिमेंट्स दैट रिलीव्स यू ऑफ योर टेंशन। लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है तो उसमें भी देखिएगा कि जॉनी लीवर के लड़ने का एक अपना स्टाइल है, तो दैट प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ। जब लंबा ट्रेजेडी का, जब लंबा टेंशन का माहौल हो जाए, ऐसे में कोई कॉमिक रिलीफ की घटना घटती है या कोई ऐसी घटना घटती है जिससे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, दैट इज नोन एज कॉमिक रिलीफ। Comic relief or comic episodes or interludes are generally used in tragedy. इसका इस्तेमाल आमतौर पर ट्रेजेडी में किया जाता है। आप लोग
के साथ दिक्कत यह है कि आप लोग बार बार एग्जिट करते हैं और बार बार फिर एंट्री लेते हैं क्लास में, और जितनी बार ऐसा करते हैं आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। और आपसे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जब क्लास ज्वाइन करते हैं उस समय कॉल बार नहीं करते। उस समय आप अगर कॉल बार कर लेंगे तो कोई भी आपको रिंग नहीं करेगा, रिंग नहीं करेगा तो आपका लिंक नहीं टूटेगा, ये ध्यान रखिएगा। इट एम्स एट ईजिंग द टेंशन। इसका मकसद होता है कि नाटक में जो टेंशन का माहौल है उसको थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए दूर किया जाए। देखिएगा हॉरर फिल्म में भी जॉनी लीवर का गाना दे दिया, तो क्या है, पूरे फिल्म में जो टेंशन का माहौल है उसमें से टेंशन रिलीज करने की बात हो रही है। एंड इंटेंसिफाइंग द ट्रेजिक एलिमेंट बाय कंट्रास्ट। और अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो ट्रेजेडी जो है आपको ग्रेटर नजर आएगी। काला रंग काला और भी अधिक नजर आएगा अगर उसके पैरेलल आप सफेद रंग की कोई चीज रखते हैं। अगर आप सांवले हैं, काले हैं और सफेद रंग का कपड़ा पहने रहेंगे तो आपका कालापन और अधिक नजर आएगा। तो जब कॉमिक रिलीफ का इस्तेमाल किया जाता है नाटक में तो वह ट्रेजिक एलिमेंट्स को और भी ज्यादा इंटेंसिफाई कर देता है। दे आर और शुड बी एन एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होल वर्क। अब कॉमिक एलिमेंट जो है वह नाटक का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि ऊपर से थोप दिया गया है। हम लोगों के यहाँ जो फिल्में बनती हैं उसमें अक्सर ऐसा होता है कि जॉनी लीवर की जरूरत है या नहीं है, लेकिन जॉनी लीवर का एक सीन जरूर उसमें डाल देना है, तो जबरदस्ती थोपा हुआ लगता है। लेकिन अच्छे नाटकों में ये नहीं होना चाहिए, ये जबरदस्ती थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि इसको अलग से बाद में जोड़ दिया गया। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ फ्यू रिमार्क्स। अब कॉमिक रिलीफ कैसा हो सकता है? पूरे नाटक में 2-4 डायलॉग्स हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस, एक्शंस, और इवन एन एपिसोड, या 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का पूरा एपिसोड भी हो सकता है। बट दे नेसेसरली हेल्प टू लोअर द इमोशनल टेम्परेचर। लेकिन इसका मकसद ये है कि तनाव जो पूरे ड्रामा में बन रहा है उस तनाव को ये थोड़ा सा कम करे। फिल्में आप देखते हैं, हॉरर मूवीज देखते हैं, हॉरर मूवी में कॉमिक रिलीफ 1-2 डायलॉग के रूप में हो सकता है, कोई छोटी मोटी घटना के बारे में हो सकता है, या जॉनी लीवर का पूरा गाना हो सकता है। एक गाना फिल्म में देखे थे, शमशान में जाकर के भूतनी के साथ गाना गा रहा है और बाद में जैसे ही पता चला कि भूतनी है तो भाग गया या बेहोश होकर के गिर गया। तो हो सकता है कि पूरा का पूरा एपिसोड हो, लेकिन मकसद इसका यही होता है कि वह टेंशन को थोड़ा सा कम करे। Some good examples of comic relief are the humor caused by Iago's deceiving of Rodrigo in Othello। अभी ओथेलो नाम के ड्रामा का जिक्र कर रहे थे। ओथेलो में इयागो नाम का एक विलन है जो रोड्रिगो नाम के एक व्यक्ति को बेवकूफ बनाकर उससे पैसे ठगता रहता है कि मैं तुम्हारी शादी डेस्टिमोना से करवा दूंगा। और फिर मैकबेथ एक और फेमस ट्रेजेडी है शेक्सपियर की जिसमें पोर्टर सीन है। उस सीन में भी कॉमेडी है। पूरा का पूरा नाटक ट्रेजेडी है, सीरियस है, ग्रिम इन नेचर है, बहुत ही तनाव है। लेकिन ऐसे में 2 मिनट का, 1 मिनट का या 5 मिनट का कोई मजाक का सीन टेंशन को रिलीज करना है। तो ये है कॉमिक रिलीफ। नेक्स्ट टर्म इज ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी देख लीजिए। ड्रामेटिक आयरनी किसको बोलते हैं? ड्रामेटिक आयरनी। फॉर इंस्टेंस किसको बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी?
उदाहरण के लिए, आपने इंटरनल एग्जामिनेशन दिया और इंटरनल एग्जामिनेशन में आपने बहुत ही खराब लिखा है, बहुत ही खराब आंसर लिखा है। उस आंसर को मैंने देखा और आपको मैंने 0 मार्क्स अवार्ड किया, आउट ऑफ 20 0 दिया मैंने आपको। 3 दिन के बाद आप मुझसे मिले, मैंने आपसे पूछा कि कैसा हुआ इंटरनल एग्जामिनेशन, तो आपने बोला कि बहुत अच्छा हुआ सर। मैंने आपसे पूछा कि कितने नंबर आ जाएंगे, तो आपने जवाब दिया कि 16 से नीचे तो किसी हालत में नहीं आएगा। जबकि मुझे मालूम है, मैंने आपकी कॉपी देख ली है और आपको 0 नंबर दिया है। इसको बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी। कैरेक्टर को नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, लेकिन ऑडियंस को मालूम है कि क्या चल रहा है। आगे देख लीजिए, पता चल जाएगा, ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी। मुझको मालूम है कि आपके पास एक भी पैसा नहीं है जेब में, और मैंने आपसे पूछा कि पैसा है, तो हाँ 1,500-2 हजार होगा मेरे पास, और मुझको मालूम है कि आपके पास पैसा नहीं है। दिस इज कॉल्ड ड्रामेटिक आयरनी। इसी को ड्रामेटिक आयरनी बोलते हैं। मुझको मालूम है कि आप सुबह से कुछ खाए नहीं हैं, और मैंने आपसे कहा कि खाना खा लो, तो आपने जवाब दिया कि नहीं, पेट भरा हुआ है। मुझको मालूम है कि आपने सुबह से खाना नहीं खाया। दिस इज कॉल्ड ड्रामेटिक आयरनी। सामने वाले को पता है कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। दिस इज कॉल्ड ओरिजिनली यूज्ड इन द ग्रीक ट्रेजेडी। इसका इस्तेमाल ग्रीक ट्रेजेडी में होता था। ड्रामेटिक आयरनी इज अ लिटरेरी टेक्निक। यह एक टेक्निक है यूज्ड इन अ प्ले, जिसका इस्तेमाल नाटकों में किया जाता था। व्हेन द ऑडियंस अंडरस्टैंड्स द इन्फरेंस, ऑडियंस को हकीकत मालूम है, मीनिंग ऑफ अ सिचुएशन ऑन स्टेज, स्टेज पर क्या सिचुएशन है ये मालूम है, और व्हाट इज बीइंग सेड, या स्टेज पर जो बोला जा रहा है उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। बट द कैरेक्टर्स डू नॉट, लेकिन कैरेक्टर्स को पता नहीं है। जैसे पिछले दृश्य में दर्शक ने देख लिया है कि विलेन ने हीरो के पिता की हत्या का षड्यंत्र रचा है, और विलेन गया है हीरो के पिता से मिलने के लिए। उसने अपने पास में एक छुरा छुपा करके रखा है। हीरो का पिता विलेन से बोलता है, हीरो का पिता बीमार है, और हीरो का पिता विलेन से बोलता है कि मैं थक गया हूं, मैं सोना चाहता हूं, मुझे दवा दे दो ताकि मैं गहरी नींद में सो जाऊं। इस पर विलन बोलता है कि हां, मैं आपको ऐसी दवा दे रहा हूं कि आप हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाएंगे। हीरो के पिता ने विलेन को कहा कि जल्दी ही मुझे वो दवा दे दो। अब हीरो के पिता को नहीं मालूम है कि विलेन किस दवा की बात कर रहा है, लेकिन दर्शकों को मालूम है कि विलेन किस दवा की बात कर रहा है। किस दवा की बात कर रहा है? जहर की, मे बी पॉइजन। उसके हत्या करने की छुरा लेकर के गया है, उसके हत्या करने की बात कर रहा है कि मैं आपको ऐसी दवा दे रहा हूं कि आप हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाएंगे। दर्शकों को कैसे पता चला? दर्शकों को पता चल गया क्योंकि दर्शकों ने पिछले सीन में ही हत्या के षड्यंत्र के बारे में देख लिया था। तो हीरो का पिता को नहीं समझ में, हीरो के पिता को समझ में नहीं आ रही है असलियत, लेकिन दर्शकों को डायलॉग का सही सही अर्थ समझ में आ रहा है। इस सिचुएशन को, ऐसी परिस्थितियों को बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी।
वापस देख लीजिए। ऑडियंस अंडरस्टैंड्स द इन्फरेंस एंड मीनिंग ऑफ ए सिचुएशन। ऑडियंस को हकीकत पता है स्टेज पर क्या हो रहा है और व्हाट इज बीइंग सेड, क्या बोला जा रहा है या क्या होने वाला है, लेकिन जो कैरेक्टर है वहां पर उसे असली बात का पता नहीं है। A good example of dramatic irony can be seen in Sheridan's The School for Scandal नाम के नाटक में, जिसको आगे आप लोग पढ़िएगा सेमेस्टर 3 में, उसमें देखा जा सकता है। Sir Peter Teasel does not know his wife is behind the screen when he is talking about her to Joseph Surface. दरअसल दृश्य क्या है? सर पीटर को शक है कि उसकी पत्नी का चक्कर किसी युवक से चल रहा है। सर पीटर जोसेफ सरफेस नाम के अपने एक मित्र के पास आता है और सर पीटर जोसेफ को बोलता है कि तुम मेरे बेहद अच्छे मित्र हो, तुमसे मैं अपनी दिल की बात शेयर करना चाहता हूं, और बतलाता है कि मेरी पत्नी का चक्कर किसी युवक के साथ चल रहा है। यह सुनकर के जोसेफ को बहुत दुख होता है और वो बोलता है कि नहीं, ये तो बेहद गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दरअसल सर पीटर की पत्नी का चक्कर चल रहा था जोसेफ से ही, और जिस समय सर पीटर ये बात कर रहा था उस समय सर पीटर की पत्नी जोसेफ के घर में ही छुपी हुई सारी बातें सुन रही थी। तो सर पीटर को असलियत पता नहीं है, लेकिन दर्शकों को तो मालूम है कि इसी लड़के से तो चक्कर चल रहा है सर पीटर की पत्नी का, और इस समय सर पीटर की पत्नी यहीं इसी कमरे में छुपी हुई है। तो ऐसे सिचुएशंस को ड्रामेटिक आयरनी बोलते हैं। ऐसे सिचुएशंस को ड्रामेटिक आयरनी बोलते हैं। वन मोर टाइप ऑफ ड्रामेटिक आयरनी अकर्स, एक और ड्रामेटिक आयरनी है वेयर कैरेक्टर वर्ड्स मूव बैक अपॉन हिम। जब जो कैरेक्टर बोल रहा है, दूसरों को जो सलाह दे रहा है, वही मुसीबत उसके ऊपर आ पड़ती है। मान लिया कि मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि पढ़ाई करो वरना फेल कर जाओगे, और 10 दिन के बाद हमको पता चला कि मेरा ही बेटा फेल कर गया या हम ही फेल कर गए, तो ये जो है कैरेक्टर का वर्ड मैंने बोला और ये मेरे ऊपर ही आकर के पड़ा। रोज सलाह दे रहे हैं आपको कोविड से बच के रहो, कोविड से बच करके रहो, हाथ धो मास्क पहनो, हाथ धो मास्क पहनो, और वन फाइन डे यू कम टू नो दैट कि सर हिमसेल्फ इज सफरिंग फ्रॉम कोविड। तो उसको भी ड्रामेटिक आयरनी बोलते हैं। रोज आपको आपके पापा समझाते होंगे मोबाइल ठीक से रखो, गिरेगा तो स्क्रीन टूट जाएगा, गिरेगा तो स्क्रीन टूट जाएगा, फिर हम नहीं खरीद देंगे दूसरा, और उसके बाद पापा के ही हाथ से उनका मोबाइल छूट करके गिर गया और स्क्रीन टूट गया। दिस इज कॉल्ड ड्रामेटिक आयरनी। व्हेन अ कैरेक्टर्स वर्ड्स मूव बैक अपॉन हिम, देयर इज an example of this, example के पहले an लिख लीजिए, there is an example of this in the murder scene in Macbeth. Macbeth नाम के नाटक में शेक्सपियर के मर्डर सीन है, उसमें ये चीज है। मैकबेथ ने राजा की हत्या कर दी है और उसके हाथ में खून लगा हुआ है। मैकबेथ की पत्नी ने मैकबेथ को समझाया कि तुम घबरा जाते हो, थोड़ा सा पानी से हाथ धो लो और यह खून के दाग धुल जाएंगे। आफ्टर द मर्डर ऑफ डंकन, डंकन राजा है, लेडी मैकबेथ सेज, लेडी मैकबेथ अपने पति को बोलती है, लिटिल वाटर क्लियर्स अस, इसे पानी से हाथ धो लेंगे तो हम लोग के हाथों से खून का धब्बा हट जाएगा। बट बाय द एंड ऑफ द प्ले, लेकिन नाटक के अंत हम लोग देखते हैं कि लेडी मैकबेथ को
नींद में चलने की बीमारी हो गई है। नाटक के अंत में हम लोग देखते हैं कि लेडी मैकबेथ को नींद में चलने की बीमारी हो गई है और नींद से उठ करके वह बार बार अपने हाथ धोती है, बार बार अपने हाथ धोती है। वह लेडी मैकबेथ जो अपने पति को सलाह दे रही थी कि थोड़ा सा पानी से हाथ धो लेंगे तो मुसीबत से मुक्त हो जाएंगे, खून के धब्बे धुल जाएंगे, वही लेडी मैकबेथ इस अपराध से इतना ग्रसित है कि वह निरंतर अपने हाथ धो रही है। But by the end of the play, she is compulsively washing her hands, imagining the smell of the blood still. और उसको लगता है कि वर्षों बीत जाने के बाद भी आज भी उसके हाथों में खून के धब्बे या खून के बदबू है। तो इसको बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी। हम आपको बोल रहे हैं कि बाहर कीचड़ है, थोड़ा संभल करके चलना जी, फिसल करके गिर जाओगे, संभल करके चलो, फिसल करके गिर जाओगे। आप तो संभल करके चले, फिसल करके आप संभल करके चले और निकल गए, और जब हम चलने लगे उस कीचड़ में तो हम ही फिसल करके गिर गए। तो दिस इज ड्रामेटिक आयरनी। यहीं पे छोड़ दें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हमर्शिया। हमर्शिया